फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एस एन बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। हमारा क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्यों पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंस है ब्लड की, क्यों ब्लड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड हमको पढ़ना क्या है, क्यों है, वाई ब्लड। ठीक है, तो ब्लड हमारा क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन वो करता किस चीज का है, ये करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता किस चीज का है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 को। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ये ट्रांसफर करता है और ये CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, और किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं वो उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे हॉर्मोन्स का। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो भी बैलेंसिंग सिस्टम है और सारे जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो डिपेंड करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स पे और हार्मोन्स पे। तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है, अच्छा, ये रेगुलेट करता है पीएच को भी। कुछ कुछ टिश्यूज के ये पीएच को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, पीएच को ये करता है रेगुलेट। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड बन जाता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने वाला। ठीक है, अगर बात करें ब्लड की तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो जनरल साइंस की बात करें या फिर अगर किसी का बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है, तो अब ब्लड होता क्या है, अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ब्लड को करते हैं सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन होगा। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा, तो जो सबसे ज्यादा जो डेंस होगा वो नीचे की लेयर्स में आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे डेंस पार्टिकल होगा जिसको हम पैलेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम पैलेट बोलते हैं वो आ जाएगा नीचे की लेयर में, जबकि जो ऊपर वाला लेयर रहेगा उसको हम बोलते हैं सुपर नेटेंट इसको हम बोलते हैं। और ये ऊपर का लेयर रहेगा एक्वस लेयर। तो ऊपर की लेयर की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है कि पेल येलो कलर का एक लिक्विड मटेरियल होता है। जबकि अगर नीचे लेयर की बात करें, जो एकदम नीचे वाली लेयर होगी उसमें जो पैलेट होगा उसमें हमारे कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इनको हम RBCs भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बीच में एक लेयर बनता है। ठीक है, ये इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर में हमारा बनता है प्लेटलेट्स और WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारा डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का एक रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि ब्लड है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ब्लड के हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता है जो पहला लिक्विड एक्वस कंपोनेंट होता है। और वहीं अगर बात करें हम सेलुलर कंपोनेंट की, तो सेलुलर कंपोनेंट ब्लड का हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम प्लाज्मा के भी बारे में स्टडी करेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के बारे में कुछ कुछ और चीजें होती हैं कि ब्लड हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो CO2 को और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का जो 90 to 92% है वो हमारा होता है वाटर। ठीक है, 92% हम इसका प्लाज्मा का क्या होता है, वाटर। तो ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन होता है प्लाज्मा का, वो होता है वाटर। ठीक है, अच्छा, ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया प्लाज्मा का 90 to 92% तो वाटर हो गया। अभी रिमेनिंग क्या 6 to 8% वो क्या हो गया, तो उसमें हमारे प्लाज्मा में होता है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के अलावा इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, और इनमें एंटीकोगुलेंट्स भी होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स और कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। कोगुलेटिंग फैक्टर्स को हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में किस लिए होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम क्या होता है, ब्लड का अगर कहीं पे क्लॉट बनाना।
ठीक है। अगर कहीं चोट लगी है तो इसके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर नॉर्मल स्टेट में बात करें तो नॉर्मल स्टेट में जो प्लाज्मा होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीजें होती है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स, ये सारी चीजें भी होती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे मिनरल्स में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ये सारी चीजें आ जाती है। तो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, वो वाटर होता है। रेस्ट जो 6 to 8% होता है वो होता है प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, गैसेज एंड एंटीकोगुलेंट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब नेक्स्ट अगर बात करें प्लाज्मा के प्रोटीन्स के, ठीक है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा में मेजरली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला क्या है, इसका जो मोस्ट अबंडेंट होता है ये है हमारा एल्ब्यूमिन। ठीक है। सेकेंड अगर इसकी बात करें तो सेकेंड क्या होता है, सेकेंड जो प्रोटीन है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी होता है एक तरीके का, जिनको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स। अगर थर्ड की बात करें तो ये हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ होता है वो होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को। ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग जो होती रहती है तो ये क्लॉटिंग को रोकेगा। ठीक है, जब ये क्लॉटिंग को रोकता है तो क्या करता है, एक्सेस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ठीक है, ये स्टॉप करता है। अगर बात करें ग्लोबुलिन्स की तो ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, ग्लोबुलिन्स हमारे ये होते हैं एंटीबॉडीज, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोवाइड्स डिफेंस। अब किसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, डिजीजेस के अगेंस्ट। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन्स की बात करें तो एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखते हैं प्लाज्मा के। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को। ठीक है, ये करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, ये करते हैं मेंटेन प्लाज्मा की ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखते हैं। कौन बनाता है ये बनाते हैं हमारे एल्ब्यूमिन्स बनाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मा के एक और फैक्ट की, तो जब प्लाज्मा में से अगर हम कोगुलेशन फैक्टर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में से हमने अगर कोगुलेशन फैक्टर निकाल दिया जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोल रहे हैं, इनके इनको अगर निकाल दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर या कोगुलेशन फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो वो कहलाता है हमारा सीरम। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज है plasma without coagulation factor इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, इट इज कॉल्ड सीरम। तो ये रही बातें हमारे प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर बात करेंगे, पहला ये प्लाज्मा के लिए 3 प्रोटीन्स की बात इसमें हमने लिखनी थी। ठीक है, प्रोटीन्स कौन से हैं, एल्ब्यूमिन्स, और नेक्स्ट हमारा ग्लोबुलिन्स और लास्ट क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर में क्या था, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हमारे हैं, ये हमारे सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड है। ठीक है, इनमें हमारे होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है, आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, और फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स,
उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हिमेटोपोइसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। अब हिमेटोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये हिमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं जो कि हमारी बोन मैरो की स्टेम सेल से बनती हैं। हमारी बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, वो बनाती हैं जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब हिमेटोपोइसिस अगर आरबीसी के केस में देखें, अगर हम बात करें आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब एरिथ्रोपोइसिस होता तो है, लेकिन ये कौन सी सेल्स होती है, इसका प्रिकर्सर क्या होता है, कहाँ से सबसे पहली कौन सी सेल होती है जो एरिथ्रोपोइसिस करती है, कहाँ से बनता है सेल? ये रेड ब्लड सेल्स हमारे हैं, ये कहाँ से बनते हैं? तो ये हमारे बनते हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल से। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट ब्लास्ट मतलब कहीं भी है तो वो फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिकर्सर क्या है एरिथ्रोब्लास्ट का, तो आरबीसी का प्रिकर्सर क्या है? आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती है। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? ये ट्रांसफॉर्म होती है रेटिकुलोसाइट्स में, रेटिकुलोसाइट्स में। अब ये रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है? ये इमेच्योर ब्लड होता है, इमेच्योर आरबीसीज इनको भी बोलते हैं। ठीक है, इमेच्योर आरबीसीज भी इनको बोलते हैं। और एक चीज, इनमें सारे ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये रेटिकुलोसाइट्स ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाता है? ये ट्रांसफॉर्म होके बनाता है हमारा मेच्योर आरबीसी, ये बनाता है ट्रांसफॉर्म होके मेच्योर आरबीसी। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है मेच्योर आरबीसी का, जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ये क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता। और कोई भी इसमें सेल ऑर्गेनेलीज जो भी नॉर्मली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। जबकि जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया आरबीसी का फॉर्मेशन। अगर हेल्दी मैन में बात करें, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में बात करें, तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स में आरबीसी का अमाउंट जो होता है वो अलग होता है। मिलियंस ऑफ आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अभी देखते हैं आरबीसीज में क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक चीज होती है। आरबीसीज में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, एचबी। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसके पास कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है? ये बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन से भी, ये बाइंड कर सकता है CO2 से, ये बाइंड कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से भी। अब ये तीनों से बाइंड करके क्या बनाता है? ये ऑक्सीजन से बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, CO2 से बाइंड करके क्या बनाता है? कार्बो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो। ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, HB लिख देती हूँ। फिर CO2 से बाइंड करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया हमारे आरबीसी के बारे में चीजें। ठीक है, अगर आरबीसी का काउंट बताएं मेल्स और फीमेल्स में, तो जो मेल्स होते हैं उनमें हमारे आरबीसी होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब्स। अगर मेल्स में बात करें, हम यहाँ लिखते हैं, अगर मेल्स में बात करें तो इनमें कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, समझ रहे हैं? मिलियंस ऑफ आरबीसीज हैं हमारे अंदर। ठीक है, कितना? पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है? ये 4 to 4.5 मिलियन, 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आरबीसी के बारे में चीज दे रही। ठीक है, आरबीसी का, अब ये आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? ठीक है, अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होते हैं।
ये 120 डेज तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इनका डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है भाई, डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है पता है? तो डिस्ट्रक्शन इनका कहाँ पे होता है, ये होता है स्प्लीन में। स्प्लीन, अब स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसीज क्या होते हैं, यहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं। अब जो ये हमारा स्प्लीन है ना, ये बहुत क्लेवर होता है। ये ना आरबीसीज को स्टोर भी करके रखता है। क्यों? कहीं बहुत ज्यादा हमको चोट लगी या फिर ब्लड की जरूरत हुई, तो उस केस में ये ब्लड को आरबीसीज को प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, ये आरबीसी को स्टोर करके भी रखता है। तो ये हमारी चीजें होगी आरबीसीज की। अगर एक और बात करें, आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये तो हमने छोड़ ही दिया कि हमारे रेड ब्लड सेल्स तो बन रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस से बन रहे हैं, लेकिन कहाँ पे बन रहे हैं? ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे बन रहे हैं? ठीक है, तो जब कोई भी बच्चा वो जाइगोटिक स्टेज में है, ठीक है, तो बहुत ही जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कहाँ पे बनता है? यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में। फिर लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बनने लगता है लिवर में। ठीक है, और जब एडल्ट हो जाता है कोई भी, तो एडल्ट में कहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारे आरबीसीज का? ये फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। अब आपने बोन मैरो तो सुना है, ये रेड बोन मैरो क्या होता है? और अगर रेड बोन मैरो तो क्या ये ब्लू, येलो, ग्रीन ऐसा भी कुछ होता है? हाँ ऑब्वियसली होता है, मैं बताती हूँ। हमारी जो भी लॉन्ग सेल्स होती है ना, ऐसी लॉन्ग वाली सेल्स जो बोन्स जो होती हैं सेल्स में, हम फिर से talk करते हैं। ये हमारी कुछ बोन्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे, ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर ये खाली नहीं रहता ऐसा, हम आउटर इसकी लेयरिंग बना देते हैं, यहाँ पर कुछ ठीक है। अब इस ये हमारी मान लीजिए बोन मैरो है ना। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, अंदर वाला पोर्शन हमारा है बोन मैरो। ठीक है, हम इसको फिल कर देते हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है क्या? बोन मैरो। अब इसमें रेड बोन मैरो क्या होता है, कौन सा होता है? ये जो ऊपर वाले पोर्शन है, ये हमारे हैं क्या? रेड बोन मैरो। और ये जो मिडल वाला पोर्शन है, ये है येलो बोन मैरो। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड बोन मैरो, ये बनाता है आरबीसीज और प्लेटलेट्स। वहीं जो येलो बोन मैरो है वो डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? रेड बोन मैरो कौन से होते हैं? ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये होता है रेड बोन मैरो। जो मिडल वाला पोर्शन होता है, ये होता है हमारा येलो बोन मैरो। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं क्या, हमारे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसीज को हमने एक और नाम से भी जाना है। कौन सा नाम है? उनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनको एक और नाम से बोलते हैं। क्यों? ये हमारे सोल्जर्स होते हैं, बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हमको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, दीज आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इनके अलग अलग नेम्स हो गए। अच्छा, इसका फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनका जो फॉर्मेशन होता है उसको, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, कहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है येलो बोन मैरो में। ठीक है, अब येलो बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होते हैं? ये हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लिएटेड। इनमें हमारे डब्ल्यूबीसीज में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर हम डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या चीजें होती हैं? इनका जो नंबर होता है, एक हेल्दी मैन में अगर बात करें तो इनका नंबर 6000 से
8000 पर मिलीमीटर क्यूब तक हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें इनका लिविंग की तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब अगर टाइप्स की बात करें ल्यूकोसाइट्स की, तो ल्यूकोसाइट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेजर दो टाइप्स हैं इनके, उनके भी सब टाइप्स होते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इनके दो मेजर टाइप्स हैं। दो मेजर टाइप्स क्या हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जैसे जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए, जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है वो एग्रैन्युलोसाइट्स हो गए। अब ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने सब डिवाइडेड किया है तीन अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से वो हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। वो हमारे हैं, पहला हमारा है न्यूट्रोफिल्स, पहला न्यूट्रोफिल्स है, सेकेंड है यूसिनोफिल्स और लास्ट है बेसोफिल्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, इनको लिख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड हमारा क्या है, यूसिनोफिल्स, सिनोफिल्स, और लास्ट क्या है, लास्ट हमारा है बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप्स हो गए। अगर इनके फंक्शन की बात करें, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। और इस ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। अगर वही हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे मोस्ट अबंडेंट टाइप्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये बैक्टीरिया और जितने भी बाहरी एलिमेंट्स रहते हैं उनको ये किल करते हैं। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस कॉज करता है। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। अगर फिर यूसिनोफिल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। अब वही बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स क्या होते हैं, ये अदर आरबीसीज को एक जगह पे कन्वर्ट, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो इन्होंने कुछ कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट किए। अब वो क्या सब्सटेंसेस हम देखते हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट किया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे और भी जितने डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, ये सारे और ये सारे आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हमारे हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन और सिक्रीट करते हैं ये हेपेरिन। ये इन्फ्लेमेशन वाली जगहों पर इन चीजों को सिक्रीट करते हैं ताकि जो भी डब्ल्यूबीसीज है वहां पे आके इकट्ठे हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके में हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो जो ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट्स को हम ग्रीन से लिखते हैं, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, दूसरा क्या है, दूसरा है मोनोसाइट्स। अब अगर बात करें मोस्ट सबसे जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी और सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी दोनों जो होते हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, जबकि मोनोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ऐसा समझिए। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स की बात करें अगर, तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वायरसेस और ट्यूमर्स को क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। ठीक है, इनमें हमारे दो टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब मोनोसाइट्स की बात करें तो ये भी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस करता है। अच्छा, जब ये नॉर्मली फैगोसाइटोसिस करेगा वैसे तो ये किल कर देगा जो भी बाहर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरसेस को। अगर इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं हुई तो मोनोसाइट क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में।
अब ये मैक्रोफेजेस क्या करता है, जितने भी बाहरी एलिमेंट्स हैं, इंट्रूडर्स हैं, उनको क्या करता है, ईट अप कर लेता है। तो ये हमारा हुआ, क्या हो गया हमारा, WBCs के टाइप्स। अगर लास्ट हम बात करें प्लेटलेट्स की, ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो इनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बस का मीन क्या होता है, थ्रोम्बस का मीन होता है क्लॉट। तो ये क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड नहीं करते, दे डू नॉट डिवाइड। हमारे आईबीसीज भी डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और इनके पास सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं सारे। ठीक है, अच्छा, ये होते क्या है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को ऐसे सेल नहीं है, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, कौन सा, बोन मैरो का। ये रेड बोन मैरो का एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है। ठीक है, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। अब ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का कोगुलेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका अगर काउंट की बात करें, नंबर की बात करें, तो एक हेल्दी मैन में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में 1,50,000 तक इनका नंबर होना चाहिए। 1,50,000 से 3,50,000 तक होना चाहिए, एक अप्रॉक्स, एक एवरेज नंबर। ये कितना होना चाहिए पर मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हमारी चीजें रह गई सारी मेरी ब्लड के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।